5 नंबर तक कर लिया था, हम लोग पढ़ाई करते हैं क्योंकि ये तो करने हैं हम लोगों को। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर तक कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A upon V square and V minus B is equal to RT, where P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature, and A, B, R are constant. The dimensions of A are, A की डायमेंशन बतानी है, लेकिन हम लोग ऐसे B की भी निकाल के चेक कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले A की डायमेंशन निकालें। क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें P प्लस ए पान वी स्क्वायर V माइनस बी आर टी, उसने कहा ये गैस, कुछ गैस के इक्वेशन उसने दिया है, स्टेट ऑफ सम गैसेस। तो अब यहां पर हमें करना क्या है, हमें A की डायमेंशन निकालनी है। तो देखो जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो क्वेश्चंस में आपको ये सोचना है, मतलब ये थिंक करना आप स्टार्ट करो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस आपको कुछ कराए तो, और जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया, तो हम लोग क्वेश्चन सोचना, थिंक करना सीखें कि कैसे हम थिंक करेंगे। तो जैसे आपसे कहा उसने ए की डायमेंशन निकालो, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि किन्हीं भी दो टर्म्स को अगर ऐड किया जा रहा है या दो टाइप के ये क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है, तो उन दोनों की डायमेंशंस सेम होंगे, ठीक है, तभी तो ऐड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो नहीं ऐड कर पाएंगे। तो आपको यहां पर P प्लस ए पान वी स्क्वायर लिख कर दिया गया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि A अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू P। अगर ऐसे कह दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगे, कोई जरूरी थोड़े ऐसा हो। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर डायमेंशन वाइज, तो अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उसमें क्या सीखा था कि मीटर में मीटर ऐड करते हैं, मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड करते हैं। तो अगर ये क्वांटिटी प्रेशर है, तो इसमें A अपान वी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो भी वही सेम रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि A अपान वी स्क्वायर डायमेंशन वाइज इज इक्वल टू P, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब यहां से हम A की डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, V स्क्वायर इधर ले जाएंगे, डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन ml माइनस 1 T माइनस 2। डायमेंशन जो वो 8 लिखवाई गई थी उनको एकदम याद रखो, ठीक है। और साथ में G की डायमेंशन भी हमने कहा था याद रखो, और प्लैंक्स कांस्टेंट की। आर की डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है, ठीक है, होता भी नहीं है, तो वो कभी जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हैं, इसलिए निकलवा दिया गया था, क्योंकि उसमें मोल वाली प्रॉब्लम कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है, तो इसलिए उसको करवा दिया गया था। बाकी जी और एच भी आप कोशिश करके याद रखेंगे, ठीक है। तो पी की डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, और वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का, और पावर ऊपर 2 लगी है, ठीक है, तो उसको इधर लगा देते हैं पहले। अगले स्टेप, वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते थे L टू द पावर 6, तो यहां से क्या हो जाएगा ml माइनस 1 T माइनस 2 एंड L टू द पावर 6, ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये चीज हमने एक जगह पर आपको पहले भी बताई थी, तो यहां पर ऐसे हम बता देते हैं फिर से एक बार, क्योंकि ये बहुत जगह पर यूज होता रहता है। जैसे सपोज कर लिया a टू द पावर m टू द पावर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a टू द पावर mn होता है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे सपोज कर लिया 10 की पावर 2 लिखा है और उसके ऊपर यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहां पर ऐसे लिखा होता है a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो क्या होता है, तब m प्लस n होता है, ठीक है। जैसे मान लिया 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 3 होता है, तो ये होता है 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है, पहले भी हम बता चुके हैं, तो ऐसे आ गया था, तो मैंने एक बार और आपको बता दिया। ये तो सब चीजें आती ही रहेंगी। तो यहां पर वापस आ गए, तो ये m टू द पावर n वाला था, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया, 6 हो गया। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, m l टू द पावर 5 एंड t टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आपसे मान लिया a की बजाय b की डायमेंशन पूछी जाती, या दोनों b की क्या हो जाएगी, उसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है,
ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो v माइनस बी लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v से b को अगर सब्ट्रैक्ट किया गया है तो ये दोनों डायमेंशन वाइज सेम होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि सेम डायमेंशंस को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो डायमेंशन है b की वो v की डायमेंशन के बराबर होगी, और v की डायमेंशन का मतलब वॉल्यूम की डायमेंशन, दैट इज एल क्यूब। तो अगर बी की पूछता तो ये कर देंगे, ठीक है। मान लिया कुछ और भी पूछ सकता है वो, जैसे ऐसे अगर हमने निकाल लिया तो फिर वो ऐसे कह सकता है कि बताओ ए अपान बी की डायमेंशन क्या होगी, या ए इंटू बी की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर ए अपान बी कहेगा तो ए और बी को डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, वो तो फिर कुछ भी जो पूछेगा कर सकते हैं। यहाँ पर एन आपको नहीं दिया है, उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं गया, ठीक है। तो इसने आर वगैरह निकालने में हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि यार यहाँ पर एन 1 मोल है या एन दिया गया है, नहीं तो उसने पूछा ही नहीं इसीलिए आपसे, ठीक है। बाकी आर की डायमेंशन जब पूछेगा तो जैसे आपको बताया गया था वैसे आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये क्वेश्चन आसान है लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, तो एक बार ध्यान से समझ लेंगे। है कुछ नहीं क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास। अ बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। मतलब कुछ पीरियोडिक मोशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये ऐसे 4 इक्वेशंस आपको दी गई, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो। तो उसने कहा क्या यहां पर कि जो बुक थी उसमें कुछ प्रिंटिंग एरर्स हो गई, मेनी प्रिंटिंग एरर्स, ठीक है। तो जैसे प्रिंटिंग एरर का मतलब कि प्रिंट कुछ और होना था, हो कुछ और गया, या कोई चीज होनी थी स्क्वायर में लेकिन वो छूट गई, या जैसे भी है, तो प्रिंटिंग एरर्स हैं। तो ये चारों इक्वेशंस जो है यहां पर जो है उसमें कुछ एरर है, हो सकता है किसी में है या नहीं है, ठीक है। जो कि हमें अभी एसएचएम की कंडीशन नहीं पता, पीरियोडिक मोशन क्या होता है नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता, हम लोगों ने एसएचएम तो अभी पढ़ा नहीं। तो उसने आगे कहा क्या कि इसमें जो जो क्वांटिटीज है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मतलब ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, टी क्या है, टाइम पीरियड है। तो ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है, और विस्थापन का मतलब उसकी डायमेंशन तो पता ही, एल ही तो होगी डायमेंशन उसकी, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड LT -1, टाइम पीरियड T डायमेंशन हो जाएगी। सारी डायमेंशंस मतलब हमें चीजों की पता है। तो उसने कहा रूल आउट द रॉन्ग फार्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड। मतलब उसने आपसे ये कहा है कि आपको पीरियोडिक मोशन पता है नहीं पता है, एसएचएम पता है नहीं पता है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप डायमेंशनल ग्राउंड के बेसिस पर, मतलब डायमेंशनल ग्राउंड का मतलब डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है, आपको यहां पर कैलकुलेट करना, मतलब बताना है कि इसमें से कौन से रॉन्ग फार्मूला है, ठीक है, ऑन द डायमेंशनल ग्राउंड। तो पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आ गया ना समझ में सभी को कि यहां पर ये 4 इक्वेशंस पीरियोडिक मोशन की दी गई थी जिसमें प्रिंटिंग एरर हो गई है, और उसने कहा है कि इसमें जो जो क्वांटिटीज हैं वो ये हैं। y भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है। a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड तो जानते हैं ना, आयाम जिसको बोलते हैं। जैसे कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, तो जैसे वो यहां पर है, अब जैसे ऐसे है, ठीक है, तो ये इधर से इधर जाता है, वापस आता है, फिर वापस आता है, तो वो अपनी जगह से कितना मैक्सिमम जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, आयाम बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। बस y क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे हो सकता है वो अभी यहां हो, फिर यहां हो, फिर यहां हो, तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, ऐसे मैंने बस बता दिया, ठीक है आपको। तो उसने आपसे कहा है कि ये इक्वेशंस लिख दी गई, अब आपको इसे डायमेंशंस का यूज करते हुए बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन गलत है, ठीक है। तो अब हम कैसे समझेंगे, तो हम डायमेंशंस के ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जैसे ये इक्वेशंस चारों यहां लिख दी गई, ठीक है, आपको फिर से लिखना रहेगा, यहां पर पहले से लिखी हुई। तो अब हमारे पास जो तरीके हैं वो क्या है, हमें इन इक्वेशंस को देखकर हमें अपने जो कॉन्सेप्ट हैं पीछे के वो हमें याद करने। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वल के दोनों साइड, तो ये जो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल के दोनों साइड जो भी चीजें लिखी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है
उसमें जो यहां पर एंगल है, ठीक है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो टोटल डायमेंशन वो नहीं होनी चाहिए, मतलब वो डायमेंशन लेस होता है। लोग अभी समझ रहे थे कि जैसे जो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो जो चीजें इसमें आ रही, ठीक, मतलब अब आपके दिमाग में भी आ सकता है हम कौन कौन से डायमेंशन के कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्या क्या करेंगे, तो जो इसमें आ रहा है वो करेंगे। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो इक्वल का साइन आ रहा है और दूसरा ये एंगल आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, ठीक है, और जो एंगल है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है, एंगल्स डायमेंशन लेस होते हैं। तो आप यहां पर ये सोचो कि जैसे कई लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं, जैसे उसने जब पहले ही कह दिया कि यहां पर प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, तो हम इन सबको सही नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसमें गड़बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, हमें वो रूल आउट करना है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई एंगल तो डायमेंशनलेस ही होते हैं, तो ये तो सब डायमेंशनलेस हो गए, तो ऐसा नहीं है। हमें यहां चेक करना है, हमें ये पता है कि एंगल को डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर अगर वो एंगल डायमेंशनलेस है तब तो सही है, लेकिन अगर एंगल डायमेंशनलेस नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशन सेम है तो वो ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप यहां पर जैसे इक्वल के दोनों साइड को हम चेक करें, तो यहां पर अगर आप देखो y और a, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों चीजें है ना, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो चाहे छोटी दूरी हो चाहे बड़ी दूरी हो, क्या डायमेंशन बदल जाएगी? छोटी दूरी है तब भी मीटर में मेजर करोगे, बड़ी दूरी है तब भी मीटर में मेजर करोगे, अगर हम एसआई सिस्टम में है तो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है, तो हम यहां पर इसी के नीचे ऐसे लिखेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये तो हमें दिख रहा है, तो ये तो बात क्लियर हो गई। यहां से जरा चेक करते हैं इस वाले टर्म की डायमेंशन। तो इस वाले टर्म की जो डायमेंशन है उसमें पाई तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, ऊपर टाइम है तो टाइम की डायमेंशन t और नीचे भी टाइम है उसकी भी डायमेंशन t, ठीक है। तो कुल मिला के ये t और t कैंसिल हुआ, तो ये क्या बन गया? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो क्या ये पहली क्वेश्चन गलत है या सही है? सही है ना, क्योंकि यहां पर भी करेक्ट है और यहां भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो गलत नहीं है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। हमें रॉन्ग इक्वेशन ढूंढनी है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट समझ में आ गया ना, अब बाकी सब ऐसे ही करते जाना है। तो अब जरा हम लोग दूसरा देखें, तो दूसरे वाले में भी हमें दिख रहा है ये भी डिस्प्लेसमेंट है ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों की डायमेंशन तो सेम ही होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? y की डायमेंशन और a की डायमेंशन सेम है, ठीक है। अब हमें ये एंगल की डायमेंशन देखनी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1, ठीक है, और ये टाइम है इसकी डायमेंशन t, एंड दिस इज इक्वल टू l, ठीक है। तो l का मतलब फिर क्या हुआ कि डायमेंशन लेस नहीं है, उसकी डायमेंशन आ गई, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहता है कि एंगल की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यहां कोई प्रिंटिंग एरर हुई है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रिंटिंग एरर हुई है तभी ये एंगल की डायमेंशन दिखा रहा, जबकि एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज नॉट डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये तो करेक्ट इक्वेशन हो गई थी, और ये क्या हो गई फिर? इट इंप्लाइज दैट रॉन्ग इक्वेशन, रॉन्ग इक्वेशन। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, कि हमने यहां चेक कर लिया। अब जैसे अगर आप वो कॉन्सेप्ट लगा देते कि नहीं एंगल तो डायमेंशनलेस ही होते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी डायमेंशनलेस मान लेते, तब तो आप गलत सोच रहे हैं ना, क्योंकि उसने तो पहले आपको बता दिया कि भैया यहां गलती हुई है, आपको वो ढूंढना है गलतियां। तो हम कैसे ढूंढें? तो हमें पता है कि इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो वो यहां पर सेम था, यानी कि इधर गलती नहीं हुई। लेकिन यहां पर क्या है? एंगल को डायमेंशनलेस होना चाहिए, लेकिन वो डायमेंशनलेस नहीं है, उसकी डायमेंशन आ गई एल, इसमें डायमेंशनलेस आया तो वो सही था, इसमें डायमेंशनलेस नहीं है तो वो गलत इक्वेशन हो गई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमें थर्ड और फोर्थ को देखना है, तो थर्ड और फोर्थ आप बताएं इसी के बेसिस पर। रॉन्ग इक्वेशन है ना, ठीक है, यहां तो देखने की जरूरत नहीं, यहीं से समझ में आ गया गलत है, क्योंकि ये मीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है, तो इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और एंगल भी देखो, ऊपर टाइम है और नीचे एम्पलीट्यूड है,
ये भी यहां पर सेम नहीं है और ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग इक्वेशन हो गई। नीचे वाला सही है, क्योंकि y और a√2 ये दोनों की डायमेंशन सेम है, क्योंकि √2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं और a और y की डायमेंशन सेम रहेगी। और यहां पर 2πt/t है और यहां पर भी 2πt/t है, ठीक है। तो यहां पर जो दोनों चीजें हैं वो भी 2 की कोई डायमेंशन नहीं, पाई की कोई डायमेंशन नहीं, t/t की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी दोनों की, तो ये भी डायमेंशनलेस ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी, तो मैं लिख दे रहा हूं अभी। अच्छा, यहां पर जो इक्वेशन, जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया था एनसीईआरटी में, उसमें यहां पर 2 है, तो जैसे कोई मतलब नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें यहां पर जो है, यहां पर इक्वेशन में यहां पर 2 लिखा गया है, ठीक है। यहां पर तो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं, 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, वो तो वैसे डायमेंशनलेस है, तो 2 लिखो चाहे ना लिखो। तो मैंने लिख दिया कि आप सोचे एनसीईआरटी में तो 2 दिया गया, यहां नहीं दिया गया, तो क्या मतलब, तो लिखना चाहे यहां पर लिख सकती है, ये क्वेश्चन में लिख लो यहां पर 2πt, पहले ऑप्शन में 2πt, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं, 2π की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो हम जैसे इसमें लिखा वैसे हम तीसरे और चौथे में भी लिख दे रहे हैं। y की डायमेंशन, चूंकि यहां पर मीटर पर सेकेंड हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a/t, ठीक है। a/t की डायमेंशन के बराबर नहीं है, यहीं से गलत हो गया। और साथ में ये वाला टर्म अब निकाल के लिखने की जरूरत है नहीं, सभी को ऊपर समझ में आ रहा होगा, या लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऊपर t और नीचे क्या होगा l, ठीक है। दिस इज नॉट डायमेंशनलेस, रॉन्ग इक्वेशन, ठीक है। और इसमें यहां पर क्या है, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a√2 ही था ना, क्योंकि √2 की डायमेंशन होगी नहीं तो a और y ही रहेंगे, तो दोनों की डायमेंशन सेम। और ये दोनों टर्म निकाल के लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर हम लोगों ने निकाला ही था 2πt/t, तो ये और ये ऐसे लिख देते हैं, दोनों ही डायमेंशनलेस हैं। तो ये करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर रॉन्ग ढूंढने थे, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही होगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये जो सेकंड और थर्ड वाली इक्वेशंस हैं, तो उसके बेसिस पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है लिख लेना, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं कैसे समझाया गया था। बाकी एक बार आपको समझ में आ गया, तो अगर यही क्वेश्चन या इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ठीक है, तो ऐसा कुछ सॉल्व तो इसमें करना नहीं था, बस हमें चेक करना था। तो ये सब जैसे यहां लिखा गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के समझ में आ जाता है कि क्या डायमेंशनलेस है और किसकी डायमेंशन बराबर है या नहीं बराबर, ठीक है। अगर नोट कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, 8 नंबर, थर्ड। सभी लोग ट्राई करें, देखते हैं, ट्राई करो, ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चंस को। रफ पेज अपने पास 4-5 रखा करो, या छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो। ये हर साल बताते हैं लेकिन करते बहुत कम ही लोग हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग करते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जैसे होता है कि कॉपी पे तो अपनी लिखना नहीं चाहते, सोचते हमारी कॉपी गंदी हो जाएगी अगर गलत हो गया, तो कॉपी पे मत लिखो, 3-4 पेज रखो, ठीक है। कुछ लोग अपना इसके रजिस्टर के पीछे भी लिखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा झंझटी काम होता है, तो 3-4 पेज सादे रखा करो, ठीक है। या दूसरे की कॉपी से फाड़ के निकाल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। तो वो 2-4 पेज जो भी रहेंगे, वो अपने जब क्वेश्चंस, जब आपसे कहा हमने, जैसे कहा हमने कि क्वेश्चंस ट्राई करिए आप, तो वो 3-4 पेज आप जो छोटे छोटे हैं उनको 20 से ऐसे फाड़ लो, छोटा पार्ट बना लो और उनको अपने पास रखो, तुरंत सामने वो ले आओ, और जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन ट्राई करना, आप उस पर ट्राई करना शुरू कर दो। कुछ भी करो लेकिन लिखो, कुछ ना समझ में आए खाली डेटा लिख डालो, ठीक है। मतलब आप कुछ ना कुछ करते रहो,
आप देखना इसका कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसे आप ट्राई करने से डरते हैं, लेकिन अगर रफ पेपर होगा तो उस पर कुछ भी लिखोगे आपको डर नहीं लगेगा। तो पहली चीज, जब आप ट्राई करेंगे, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो, लेकिन जब ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे जब ट्राई करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका मान लिया गलत हो गया, आपने किया और क्वेश्चन आपका गलत हो गया, लेकिन जब यहां सही किया जा रहा है तो आपने कुछ सोचा था ना, तो आपकी थिंकिंग चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वो वेरिएशन, वो जो चेंज होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो आपको अपनी थिंकिंग, सोच बदलनी है। मतलब इसी को तो ट्रेनिंग कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं कि ना हम अपने माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं। तो आपने जो सोचा और वो गलत हो गया, तो आपको जब यहां सामने दिखेगा तो आपकी थिंकिंग बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा कि यार यहां पर हमने गलत थिंक किया था, अगर हम ऐसे थिंक करते तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर आपका दिमाग चला ही नहीं, और जब चला नहीं तो जो है वही आप छाप लोगे, उससे कोई आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई करना जरूरी है, गलत हो सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो आंसर निकल कर आए, सही निकल कर आए, जो भी आपका आंसर आ जाए उसको बोलो। ठीक है, यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि हम आपको, आपने गलत आंसर बोल दिया तो हम खड़ा करके आपकी इंसल्ट कर देंगे। ठीक है भाई, आप कुछ भी बोल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो आप अपना आंसर बोलो, जो भी आपका आंसर आता है उसको जवाब देने की कोशिश करो सॉल्व करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू ए साइन सी टी एंड प्लस बी कॉस डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर एक डायमेंशनलेस, जैसे हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, तो डायमेंशनलेस का एक मतलब जैसे हमने बताया भी था M0 L0 T0। ठीक है, तो उसका एक और मीनिंग है, वो हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझ लें कि जैसे अगर कहीं डायमेंशनलेस लिखा गया है तो उसका क्या मतलब रहता है। जैसे हम लिख रहे हैं डायमेंशनलेस, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, M0 L0 एंड T0। जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली MLT वाले ही आपको मिलेंगे। ठीक है, जो सॉल्व करने वाले होते हैं तो वो MLT, तो ऐसे लिख दिया। अब किसी की भी पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने A की पावर 0 लिख दी। ठीक है, तो A की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। लेकिन यहां पर बट A इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन A 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी कि A टू द पावर 0 ये बहुत जगह पर यूज होता रहता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो A टू द पावर 0 का मतलब 1, बट A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में 0 एक बहुत अलग ही नंबर है, उसके बारे में कई चीजें पता है और कई चीजें भी पता भी नहीं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 1/0 तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर हम यहां पर जैसे 2/2 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है 1। तो जैसे सेम नंबर को डिवाइड किया 1, और अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हो तो इनफाइनाइट। तो अगर हम 0 को 0 से डिवाइड कर दें तब क्या आएगा, 0, इनफाइनाइट। 3 आंसर मुझे सुनाई पड़े, कुछ लोग 0 बोल रहे हैं, कुछ लोग इनफाइनाइट, कुछ लोग कह रहे हैं ये डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड। तो ये जो 0.0 है ये एक्चुअल में अनडिफाइंड है। ठीक है, मतलब ये अभी तक डिफाइन ही नहीं है कि 0.0 क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर 0 को 1 को 0 से या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर तो काम हो जाता है, इसका इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इसको इनफाइनाइट माना गया, 2.2 को 1 माना गया, लेकिन 0.0 ये अनडिफाइंड है। ठीक, तो ये अनडिफाइंड है और इसके बारे में नहीं पता है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो ये एक 0 बिल्कुल अलग नंबर है, मतलब ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप पता कर सकते हैं तो पता कर लो, ठीक है, तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। तो ये जो यहां पर है ये हम लोगों को नहीं पता है। 0 बिल्कुल अलग ही, जैसे मान लिया कोई करोड़पति है, उसके पास एक 1 CR है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, बेचारा कंगाल हो गया तुरंत। तो 0 अलग ही नंबर है, तो उसके बारे में कई चीजें पता है, कई चीजें नहीं पता है। तो ऐसे ही जैसे किसी की भी पावर अगर आप 0 लिखोगे, जैसे मान लिया हमने 10 की पावर 0 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा 1। आप 100 की पावर 0 रख दो 1, आप 37 की पावर 0 कर दो 1,
किसी की पावर 0 कर दोगे 1। लेकिन अगर 0 की पावर 0 करेंगे, अगेन ये इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, मतलब ये अनडिफाइंड है। 0 टू द पावर 0 कुछ नहीं लिख सकते, 0 की पावर 0 को 1 आप नहीं लिख सकते, इसीलिए यहां लिखा गया A0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऐसे मैंने समझा दिया, कुछ बातें थी। तो हम लोग यहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट अपना साइड में कहीं नोट कर लेना। डायमेंशनलेस ऐसे है, तो जैसे m है, l है, t है, तो ये सब की पावर क्या है 0, और अगर किसी की पावर 0 है तो उसको हम क्या ले सकते हैं 1। तो हम इसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इसे ले सकते हैं 1, ठीक है। तो हम इसे क्या लेंगे 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, समझ गए ना। तो ये काम हम लोग यहां पर कर लेंगे और इसी के बेसिस पर इसे हम सॉल्व करें। मुझे लगता है रेंज कुछ गड़बड़ हो रही है इसकी, नहीं। तो इस बेसिस पर अब हमें a अपान b निकालना है और c अपान d निकालना है। तो आप देखो यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन को थिंक करेंगे, आपको a अपान b की डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायमेंशन क्या होती है, कोई लिखवाया गया था ना कि नंबर्स 1 2 3 पाई वगैरह, और जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, और जो एंगल्स होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सब डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये डायमेंशनलेस हो गया पूरा, ये डायमेंशनलेस हो गया। एंगल की अगर बात करें वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम ऐसे बात करें कि ये जो टर्म है ये दोनों ही डायमेंशनलेस हैं, डायमेंशनलेस, ठीक है, ये वाला टर्म और ये टर्म, ठीक। तो सिर्फ हमने इतने में लगाया, ये नहीं आंख बंद करके पूरे पे खींच दिया, ये नहीं डायमेंशनलेस है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस है, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग आके फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि पीछे क्यों नहीं किया था, पीछे तो चेक कर रहे थे। तो हमने आपको हर चीज बता रखी। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने दिमाग में कितना रोक के रखते हैं। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको चेक करने को कहा गया है कि आप चेक करिए, तो वहां पर आपको चेक करके बताना है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चेक करने को नहीं कहा गया है तो जो कॉन्सेप्ट है वही सही माना जाएगा। अगर इक्वेशन दी गई है तो ये इक्वेशन चेक नहीं करना है, इसमें चेक करने को तो उसने कहा नहीं, उसने कहा ये इनकी डायमेंशन बताओ, तो इसको करेक्ट इक्वेशन हम मानेंगे, इसको हम मिसप्रिंट या इनकरेक्ट इक्वेशन नहीं मान सकते। समझ गए ना कि अगर चेक करने को उसने कहा है तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट होगी, आपको चेक करके बताना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन यहां पर उसने चेक करने को नहीं कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। जैसे पिछले क्वेश्चन भी हमने किए थे, तो वो 4th नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी ऐसे था, कुछ 5th नंबर का जो क्वेश्चन था। तो ये जो यहां पर है तो ये करेक्ट इक्वेशन मानी जाएगी। तो ये तो दोनों डायमेंशनलेस हो गए। अब हमें पता है, इनको तो भूल जाओ आप, क्योंकि उनकी तो कोई डायमेंशन है नहीं। अब आप अपने दिमाग में लाओ कि इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशन सेम, प्लस के दोनों साइड की डायमेंशन सेम। दैट मींस हमारे पास रूल क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो अगर ए और बी की डायमेंशन सेम है तो ए अपान बी तो डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ए अपान बी ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें सी और डी की डायमेंशन चाहिए, तभी हम सी अपान डी निकाल पाएंगे। तो आप यहां पर देखो, जो सी टी है ये एंगल है ना, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। और अगर कोई चीज डायमेंशनलेस है तो आपको अलग से बता दिया गया m0 l0 t0, उसको हम क्या लिख लेंगे 1। तो बार बार सब लिखने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिया गया वो दिमाग में रखो कि उसको हमें 1 लिख लेना है। और अगर हमने 1 लिख लिया तो यहां से हम c की डायमेंशन को लिख सकते हैं 1 अपान t की डायमेंशन, और 1 अपान t की डायमेंशन का मतलब 1 अपान t, और ये हो जाएगा t टू द पावर -1, ठीक है। यानी कि c की डायमेंशन आ गई t-1। ऐसे ही आप d की डायमेंशन निकालो और देन आप c अपान d की डायमेंशन निकालो। तो नोट करेंगे सर। तो ये वाला आ गया ना सभी का, थर्ड वाला ऑप्शन आया होगा। पहले ऑप्शन से क्लियर था कि थर्ड वाला ही आएगा, लेकिन हम लोगों ने दोनों निकाल कर देख लिए। c ये वाला निकाल दिया था, वैसे ही d हमें निकालना था। तो d की डायमेंशन क्या ही थी, l-1। तो बिल्कुल इसी बेसिस पर
यहां पर जैसे अगर हम डी की डायमेंशन की बात करें तो जैसे ये हमने लिखा है वैसे हम उसे लिख सकते हैं डी की डायमेंशन के लिए कि डी एक्स जो है, ये थोड़ा सा मैं यहां हटा दे रहा हूं, डी एक्स जो है वो भी क्या रहेगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि एंगल है। डायमेंशन लेस मतलब जैसे भी बताया गया था हम लोग उसको 1 लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग डी की डायमेंशन लिखेंगे 1/x की डायमेंशन, दैट इज 1/L, और ये हो जाएगा L-1, ठीक है। तो फिर डी अब C/D करेंगे तो क्या हो जाएगा T-1, T-1, और ये हो जाएगा L-1, दैट इज अगर m देखें यहां नहीं है तो m की पावर हम 0 लिख देंगे, L ऊपर जाएगा, L हो जाएगा और T⁻⁻1, तो m0 L T-1। समझ गए ना कि हमने d की डायमेंशन कैलकुलेट की और d की डायमेंशन L-1, फिर हमने C/D जो उसने पूछा था वो निकाला। अब जो कि यहां पर m नहीं दिख रहा है तो जो नहीं है उसकी पावर क्या लिख दो आप, 0, अगर जरूरत है तो उसको 0, क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन है नहीं, और बाकी L T-1 आ जाएगा। अब देखो जैसे ये जो क्वेश्चन है आई थिंक सभी लोगों ने आगे का कर ही लिया होगा, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम ये चीज आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि आपको घर पे जाके क्या करना है, क्योंकि ये सब चीजें जो हम बार बार बता रहे हैं इसमें हमारा टाइम ही लॉस होता है, ठीक है। लेकिन हम ये बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें यहीं से आपकी आदत सुधारनी है, ठीक है, कि आपको घर पे जाके जब रिवीजन करना है, जो कि 100% करना ही करना है, हमने आपसे कुछ और नहीं कहा करने को, हमने सिर्फ कहा जितना पढ़ाया जाए उसको अच्छे से तैयार करो, उसको रिवाइज करते रहो बस, ठीक है। बाकी सब मेरे पर छोड़ दो, मेरी गारंटी है कि आपका जो भी पेपर रहेगा वो जैसा जैसा बता देंगे उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिवाइज करना। अब रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक रिवीजन होता है बस इंसान देखता है, कॉपी खोलता है, हाँ हो गया, ठीक है, बस उसको लगता है हाँ सब हमें आ रहा है। एक रिवीजन होता है कि आप जैसे हम यहां थिंक करना आपको सिखा रहे हैं वैसे ही अपने आप को चेंज करना सीखो, ठीक है। और जितना बड़ा ये क्वेश्चन है इसको अगर आप 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं तब आपकी काबिलियत है, ठीक है, कि आप सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लो। मुश्किल से 1-2 लाइन अगर आपको जरूरत है लिखने की तो लिखो। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो समझ जाओ कि आप रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम कल को आपको यही वाला क्वेश्चन दे एग्जाम में या टेस्ट में क्वेश्चन दे, कुछ मान लिया थोड़ा बहुत बदल दिया, अब आप इतना ही बैठ के वहां लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए हर क्वेश्चन में हम ये चीज सीखेंगे और ये धीरे धीरे हमारा दिमाग खुद इस चीजों को सीख जाएगा कि हमें क्या करना है। तो करना कुछ नहीं रहता है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन रिड्यूस करना होता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। कर सकते हो? जैसे किसी में जो फॉर्मूला लगना है वो लगाना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट लगना है वो लगाना पड़ेगा, तो क्या रिड्यूस हो सकता है? स्टेप्स और कैलकुलेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें समझाना ना होता, आपको सिर्फ हमें करके आंसर टिक करना होता, तो हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखते, हम यहां से देखते अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइन सी टी डायमेंशन लेस, डी एक्स डायमेंशन लेस, ठीक है। तो हम यहां पर देख लेते कि एफ की डायमेंशन, ए की डायमेंशन, बी की डायमेंशन सब सेम, यानी कि ए अपान बी क्या हो गया? डायमेंशन लेस। कुछ लिखा हमने नहीं, और डायमेंशन लेस का मतलब हमें क्लियर है, M0 L0 एंड T0। अगर हमें पहले ही ऑप्शन से वो क्लियर हुआ तो आगे की बात ही नहीं सोचेंगे, एग्जाम में टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया 2 में ऐसा होता है M0 L0 T0, तो हम C अपान D की डायमेंशन निकालते। कैसे निकालते? अब हमें ये पता है कि जो CT है वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा फंक्शन यहां दिया हो वो भी आपके सामने आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं। हमें सोचो ये डायमेंशन लेस करना है, तो T की डायमेंशन अगर T है, ये जो स्मॉल t है उसकी डायमेंशन टाइम की अगर T है, तो आप सोचो इस पूरे टर्म को अगर डायमेंशन लेस करना है तो इसकी पावर अगर +1 है तो C की पावर क्या होनी चाहिए? -1। आ गई ना डायमेंशन, तो C की डायमेंशन क्या हो गई? T-1। अगर x डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है तो उसकी डायमेंशन अगर L है, L की पावर +1, तो पूरे टर्म को डायमेंशन लेस करने के लिए D की पावर क्या होनी चाहिए? -1। -1 + 1 L टू द पावर 0, -1 + 1 T टू द पावर 0, दोनों डायमेंशन लेस हो गए।
ठीक है, और एंगल डायमेंशनलेस होता ही है। अब आप जरा चेक करो, सी की डायमेंशन t-1, सी की डायमेंशन क्या है t-1, डी की डायमेंशन क्या है l-1, डी की डायमेंशन क्या है l-1। क्या हमें इतना सा भी लिखने की जरूरत थी? नहीं। लेकिन एक बार जब चीजें समझनी रहती हैं तो हमें डिटेल आना चाहिए पूरा उसका, ठीक है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आए, हमने ऐसे कर लिया, आंसर आ गया। अब करने क्या, C/D करना है, C/D करके आंसर टिक कर दो जो भी है, ठीक है। तो घर पे जाके जब आप रिवाइज करेंगे तो ऐसे पूरा लिखना नहीं है, आप कोशिश करो जितना शॉर्ट कर सको, जितने स्टेप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सको करो। ये हैबिट आपको बनानी है अभी से, धीरे धीरे बनाएंगे, टेस्ट में इस चीज को अप्लाई करेंगे, आप लास्ट तक बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, और कोई? फोर्थ, और कोई अपने विचार प्रकट करेगा? थर्ड, थोड़ी देर और हम फोर्स करेंगे, पहला भी आ जाएगा। आप नहीं फोर्स करेंगे वरना पहला भी कुछ लोग बता देंगे, ठीक है। हम लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज y एंड z एज फॉलोज। मतलब उसने कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी कोई है x जो y और z पर इस तरह से डिपेंड कर रही है। कैसे? तो यहां पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू ay प्लस b tan cz, ठीक है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, आगे भी पेज खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जब एक बार समझ जाओगे तो आपको लगेगा इसमें एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बिना कुछ किए ही ऐसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो बाद में समझाएंगे, पहले आप ऐसे देखो। तो ये हमें इक्वेशन दी गई जहां उसने कहा ए बी और सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग क्या आता है, कॉन्स्टेंट्स है तो डायमेंशनलेस। बात सही है कि गलत? कॉन्स्टेंट्स डायमेंशनलेस होते हैं? कुछ लोगों को लग रहा है बात तो सही। अच्छा, तुम्हारी ना बोलने वाली आदत बड़ी खराब है। तुम्हें कौन सा तुम्हारी इंसल्ट हुई जा रही है कि यहां पर अगर हम कुछ बोल देंगे तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी? बोला करो ना। जैसे हमने कहा कांस्टेंट, तो कुछ लोगों ने बोल दिया हाँ सही है बात, कुछ लोगों ने गलत, और कुछ लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोग बोले ही नहीं। ये चीज गलत है, आप बोलो, ठीक है। जो चीज है उसको सुनो, क्योंकि जब बोलने की आदत होगी, बोलोगे तभी जब सुनोगे, ठीक है। और सुनना बहुत जरूरी। तो यहां पर जो भी ये चीजें लिखी जा रही हैं, जो भी बताया जा रहा है, उस पर ध्यान दो और चीजों को रिस्पॉन्स करो। ए बी एंड सी, तो ये अगर तीन यहां कॉन्स्टेंट्स है तो हमने कहा ये कॉन्स्टेंट्स है, और कॉन्स्टेंट्स मतलब डायमेंशनलेस। तो ये स्टेटमेंट सही है रॉन्ग है? रॉन्ग है ना। कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो सकता है, हो सकता है कोई कांस्टेंट ऐसा हो, जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, जैसे मान लिया किसी भी मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो वो डायमेंशनलेस होगा, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस होगी। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई डायमेंशनलेस तो नहीं होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कोई डायमेंशनलेस नहीं होता। क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था, ये यहां पर दो तरह के टर्म यूज किए जाते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्वेश्चन में ये मतलब मेंशन कर दिया था कि इसमें से कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन हो, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन ना हो। जैसे अगर हम आपसे कहें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, तो ये किसी भी मटेरियल के लिए, वैसे तो ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है नहीं, किसी मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये कैसा कांस्टेंट होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट होगा, मतलब ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशंस होती हैं, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले दिमाग से हटाएंगे कि एबीसी कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस है, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा, उसने कहा कांस्टेंट्स हैं, ठीक है बस। तो हम लोग क्वेश्चन समझ रहे थे कि ये कंडीशन दी गई है, एबीसी कांस्टेंट है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव, अगेन देखो, डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। मतलब उसने कहा कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं तो उसमें दिया है एक्स और बी, तो आपको ये बताना है क्या एक्स और बी सेम डायमेंशंस वाले हैं या नहीं। अगर हैं तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, डू नॉट हैव, जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो हमें ये देखना है क्या सी और जेड माइनस सेम डायमेंशन के हैं,
क्या y और b अपान a की डायमेंशन सेम है, क्या x और y की डायमेंशन सेम। तो हमें ये देखना है किसकी डायमेंशन सेम है और किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को, कि हमें ये एक इक्वेशन दी गई है जिसमें x, y और z ये तीन चीजें डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पर, और a, b, c कांस्टेंट है, और उसने कहा है कि हमें इन चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन टिक करना है जिसके दोनों टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, यहां से जो रिजल्ट मिल रहा है कि ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, तो हमें इसे चेक करने की क्या जरूरत है कि ये करेक्ट है या नहीं। नहीं है ना, क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि चेक करो, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें करेक्ट ही मानना है। जब उसने चेक करने को कहा तो चेक करेंगे, अदरवाइज दी गई इक्वेशन करेक्ट होगी। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशन लेस होते हैं, प्लस के दोनों साइड की डायमेंशन सेम, इक्वल के दोनों साइड की डायमेंशन सेम। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक रिजल्ट हमें क्या मिला, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है, इसको हमने ऐसे इक्वेशन या एक्सप्रेशन 1 डाल दिया। ठीक है, कि मतलब जैसे अभी हमें समझाना होगा तो हम बता देंगे फ्रॉम एक्सप्रेशन 1, ठीक है, या इक्वेशन 1 कुछ भी बोल दो, तो वहां से हम यहां पर रिजल्ट जो लिखेंगे वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो हमें ये मिला कि इक्वल के दोनों साइड की और प्लस के दोनों साइड की डायमेंशन सेम, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, एंगल जो होता है सी जेड, टैन के आगे थीटा ही तो लिखा जाता है, साइन के आगे थीटा ही तो लिखा जाता है, तो टैन के आगे जो एंगल है वो क्या है, सी जेड। तो एक तरह से ये जो सी जेड है ये क्या होगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो यहां फिर से एक बार लिख दे रहे हैं हम, डायमेंशन लेस। ठीक है, और डायमेंशन लेस है तो उसको हम लोग 1 लिख लेंगे, m0 l0 t0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, तो अभी पीछे समझा दिया गया था 1 हो गया। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ सी, जेड जाएगा नीचे, तो जब ये जेड नीचे जाएगा तो 1/z होगा, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दें, जेड नीचे जाएगा तो 1/z, ऊपर ले जाएंगे तो जेड की पावर -1 हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, या चलिए हम एक बार लिख ही देते हैं ऐसे। ठीक है, 1/z ऐसे हमने लिखा, एंड देन हमने लिख दिया यहां पर डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z-1 एंड दिस इज एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो c और z-1 की डायमेंशन तो सेम है, तो इसका मतलब जिन लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन बताया था वो तो गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है डू नॉट हैव, मतलब जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है, जबकि c की डायमेंशन z-1 के बराबर है, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके यहां पर लिख लेंगे। तो हम चाहते हैं एक काम करो, आप पहले इतना नोट कर लो जितना है, फिर हम लोग रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। नोट कर लिया ना आपने? ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक एक करके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, बाद में आप देखेंगे जितना भी लिखा गया सब अननेसेसरी था, कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे एक क्वेश्चन देखकर आपको आंसर पता चल जाना था। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके, चूंकि हमें समझाना है तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। जैसे पहले में है एक्स एंड बी। ठीक है, जो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करने जा रहे हैं उसमें क्या है, एक्स एंड बी। उसने पूछा कि क्या एक्स और बी सेम डायमेंशन वाले हैं या नहीं है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो हमने ये एक्स और बी कहां मिल रहा है, एक्सप्रेशन 1 में, यही तो एक्स और बी मिल रहा है। तो हमें यहां से क्या दिख रहा है, हम यहां पर देख सकते हैं कि बाई 1 डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है भाई, अगर आप इक्वेशन 1 देखो तो 1 में क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ एक्स, ये ए वाई और बी तीनों बराबर है, तो हमें चूंकि पहले ऑप्शन के लिए सिर्फ एक्स और बी चाहिए, जब आपस में तीनों बराबर है तो किसी को भी किसी के बराबर लिख सकते हो, तो एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स की डायमेंशन बी के बराबर है। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए, डू नॉट है, तो क्या ये हमारा आंसर बन सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम लोग दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर है c एंड z-1, c एंड z-1। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। तो अगर हम देखें तो बाई 2 सेकेंड जो एक्सप्रेशन लिखा है तो उसमें यही तो लिखा गया, c इज इक्वल टू z-1। तो आप देखो यहां पर लिख दिया c इज इक्वल टू z-1। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z-1, जबकि उसने हमसे क्या कहा है, डू नॉट हैव। ठीक है, डू नॉट है मतलब जिसकी डायमेंशन सेम नहीं हो, तो यहां है। अगले में थर्ड में क्या आ रहा है, y, b और a आ रहा है,
मतलब जो आ रहा है वो हमें लेना है, ठीक है। तो थर्ड में आ रहा है y एंड b डिवाइडेड बाई ए। उसने पूछा है क्या इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम है। तो अगेन ये तीनों चीजें आ रही हैं किसमें, इक्वेशन 1 में या एक्सप्रेशन 1 में, ठीक है भाई। यहां पर हमें क्या चाहिए, y चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। तो यहां पर मिल रहा है ना, तो हम लिखेंगे a y इज इक्वल टू b बाई 1 a y इज इक्वल टू b, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल, y एंड b अपान a है ना, तो हम यहां से y बराबर लिखें। इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, a नीचे आ जाएगा तो b अपान a। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, हो सकता है? सभी लोग बोलो, हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता ना, क्योंकि y और b अपान a की दोनों की डायमेंशन सेम है, जबकि उसने क्या कहा, डू नॉट हैव। तो इसका मतलब जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया था उनका भी गलत हो गया, ठीक है। तो अब चौथा बचा, तो वही सही होगा फिर, ठीक है। तो वो हम बिना किसी उसके चेक कर, ऐसे टिक कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन यहां पर अगर हम देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं क्या x और y की डायमेंशंस यहां पर सेम है या नहीं। तो x यहां मिल रहा है, y यहां मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा x एंड y, इसे हमें चेक करना है। तो अगेन हम लिखेंगे बाई 1 से हमें क्या पता चल रहा है, x इज इक्वल टू ए वाई, x इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। तो मैंने वो जो स्टार्टिंग में बताया था वो यही चीज बताई थी कि अगर उसने लिखा है ABC कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि A डायमेंशनलेस है, ठीक है, उसकी भी कुछ डायमेंशन होगी। तो यहां पर x इज इक्वल टू AY आ रहा है, जबकि इसने क्या पूछा है, क्या x और y सेम डायमेंशन के हैं? बिल्कुल नहीं, x की डायमेंशन y के बराबर नहीं है, x की डायमेंशन AY के बराबर है। इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है डायमेंशन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर बनेगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन बताया था वो एकदम सही थे, ठीक है। लिख लिया ना सभी ने? अब जरा देखो यहां पर कि जैसे जितना कुछ लिखा गया ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया, और अगर आप देखें तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। एक बार समझ लिया, अब आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार इतना सब कुछ लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जब दोबारा क्वेश्चन करें तो इस बात को ध्यान रखें हमेशा कि कितना लिखना चाहिए हमें या कितने चीज की लिखने की रिक्वायरमेंट है, ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यही सब चीजें आपको एग्जाम में काम आएंगे। वहां पर आपको टाइम अपना सेव करना होता है, जितना लिखोगे वहां पर उतना ज्यादा आपका टाइम लॉस होगा। तो आप देखो जरा यहां पर कि कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो आप, और यहीं से सारे रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। उसने कहा डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, मतलब हमने क्वेश्चन समझ लिया कि हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है, एक्स एंड बी। तो हमें यहां से क्लियर है कि x की डायमेंशन, ay की डायमेंशन, b की डायमेंशन, सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है। और जो cz है वो डायमेंशन लेस है। तो हम यहीं पर कह सकते हैं कि जैसे अगर c की डायमेंशन देखेंगे तो z की डायमेंशन उसकी उल्टा होगी। तो चलिए इतनी चीज आपको हमने बता दी, बस इसके आगे कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। तो अब पहले में क्या x और b की डायमेंशन क्या सेम है, तो बिल्कुल हमें दिख ही रहा है x और b दोनों सेम डायमेंशन के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहला हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर c और z माइनस की डायमेंशन सेम है, वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आया y एंड b बाई a, यहीं से खुद चेक कर लो कि y a यहां है, b यहां है, तो हमें y अलग रखना है, तो b अपान a हो जाएगा। तो यहां से अगर इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो यही तो आएगा y इज इक्वल टू b अपान a, यानी कि y और b अपान a की भी डायमेंशन सेम है। फिर बचता है x एंड y, हमें साफ साफ दिख रहा है x इज नॉट इक्वल टू y, x इज इक्वल टू ay, मतलब डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ay। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। क्या कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट है? कोई चीज जरूरत नहीं थी, बस वो एक बार हम लोग लिख लिया। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में जैसे आपको हर चीज याद नहीं रह पाएगी, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पहली बुकलेट चल रही, अभी 11 बाकी है, ठीक है। तो हर चीज जो आज आप पढ़ रहे हैं वो कुछ समय के बाद आपको भूलेगी जरूर, और जब भूलेगी तब ये कॉपी आपकी काम आएगी समझने के लिए, दोबारा रिवीजन करने के लिए। इसलिए यहां पर ये बुद्धिमानी मत दिखाना कि अरे हमें तो सब याद ही हो रहा है, ठीक है। फिर वो सब भूल जाता है, फिर दिमाग में ये होता है कि यार यहां पर बताया क्या गया था। इसलिए प्रॉपर कॉपी पे एक एक क्वेश्चन को लिखना, सॉल्व करना जरूरी है। सिस्टमैटिक कॉपी बनाते रहो। कभी दोबारा रिवीजन करते समय मान ले 3 महीने बाद
आप पढ़ कुछ और रहे हैं और आपको डायमेंशन की जरूरत है, या मान लिया उसको टेस्ट में हमने दे दिया कि डायमेंशन आएगा एक टॉपिक, ठीक है, तो अब या लीस्ट काउंट आएगा, अब आप उस समय देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा, कर सकता है प्रॉब्लम आपको, ठीक है, भूल सकते हैं। तो अगर भूल जाएगा, तो अगर आपके पास कुछ लिखा नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर लिखा है तो तुरंत जैसे देखेंगे आप सब कुछ आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम कॉपी जरूर बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस एक तरफ से सॉल्व होने चाहिए, कभी जरूरत पड़ेगी तुरंत हम उसे खोलकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 10 नंबर, फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ, ये आपकी, लेकिन मुझे अब किसका सही किसका गलत वो छोड़ो, लेकिन हमें अच्छा ये लगा कि ज्यादा लोग बोल रहे हैं, ठीक है, हम बस ज्यादा लोगों को सुनना चाह रहे हैं कि बोले, कुछ भी बोलो, क्योंकि अगर आपने ट्राई किया है तो आपको बेनिफिट होना है, भले आपका ऑप्शन सही हो गलत हो जो भी हो, ठीक है। तो फर्स्ट कई लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने फोर्थ भी बोला है ऑप्शन, और भी कोई कुछ बोलना चाहे, अगर किसी को कोई मतलब, लेकिन सॉल्व कर, ये नहीं कुछ सर इतना पूछ रहे हैं तो बोल ही देते हैं सर, सेकंड वाला भी मतलब कुछ अगर आपने सॉल्व किया है, कुछ अगर निकल कर आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में से है ना, या तो फर्स्ट या फोर्थ, तो हम ये भी तुम्हें बता देते हैं इन्हीं दोनों में से है एक आंसर, या तो फर्स्ट हो गया फोर्थ। तुम लोगों को विधानसभा ले चलने वाला, अच्छी बहस करोगे। देखो हम लोग यहां पर ये जो दो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, 10 नंबर एंड 11, इसमें थोड़ा चेंज है, क्योंकि एक तरह की चीजें हम लोग कर रहे थे, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, डेफिनेशन बेस्ड डायमेंशन का, ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटीज की डायमेंशन जिसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। यहां पर आंसर जो 4 है वो सही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जितने लोगों ने निकाला वो गलत है। रीजन क्या है, अब देखो आपने अगर ट्राई किया तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपने जो सोचा है उसमें करेक्शन हो जाएगा, तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि हमने क्या गलत थिंक है, ये आपको बस बेनिफिट उससे होने वाला है, और यही तो चाहिए होता है। तो यहां पर जैसे आपने देखा ई को क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, आपने उसकी डायमेंशन क्या ले ली, एनर्जी की डायमेंशन ml² t-2, लेकिन एक्चुअल में ई यहां पर एनर्जी नहीं है, यही हमें देखना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, द एनर्जी ई रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब ये जो ई है वो सिर्फ एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी रेडिएटेड है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, मतलब उसकी एक डेफिनेशन दी गई है, बाई अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T इज गिवन बाई E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, ठीक है। ये स्टीफेंस लॉ हम लोग पढ़ेंगे, रेडिएशन जब हम लोग हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर, तो यहां पे जो ये इक्वेशन दी गई है E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, तो इसमें जो T है वो तो टेम्परेचर है, ठीक है, T टेम्परेचर है, और सिग्मा जो है स्टीफेंस कांस्टेंट है, उसी की डायमेंशन उसने पूछी है। तो यहां पर एक्चुअल में ये लिखा जाता है, सिंबल ई बनाया जाता है, बट ये एक्चुअल में जो ये सिंबल होता है या ये जो ई क्वांटिटी यहां पर है वो एक्चुअल में एनर्जी नहीं है, बल्कि एक और नाम आपने सुना होगा, इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इंटेंसिटी है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन उसका सिंबल हमेशा ई ही बनाया जाता है, जब हम लोग वहां भी पढ़ते हैं तब भी, लेकिन वो एनर्जी नहीं है, वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो ये इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें क्या है, वो तो हम बाद में सीखेंगे, वजह से अभी हमने आपको रेडिएशन तो पढ़ाया नहीं, अभी हमने आपको इंटेंसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं, तो उसकी जरूरत भी नहीं, हम डेफिनेशन देखेंगे उसकी और उसके बेसिस पर उसकी डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अलग से ई की डायमेंशन हम पहले निकाल के बता देते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे हम लिख देते हैं यार, E इज इक्वल टू, अब E की डेफिनेशन क्या है पहले देख लो, बाद में नोट कर लेना। E की डेफिनेशन क्या दी गई है, उसने कहा है ये है एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड, ठीक है, ये उसने दिया है, ना कि एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड उसने दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ई की डायमेंशन देखेंगे तो वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड की डायमेंशन होगी, बात समझ में आई। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी क्वांटिटी की उसने डेफिनेशन दे दी तो उसे इग्नोर नहीं करना है, अभी अगले क्वेश्चन में भी यही चीज यूज होगी, तो आपको उस पूरी डेफिनेशन को लिखना है एंड देन आपको उसकी डायमेंशन निकालनी। तो एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है ml² t-2, एरिया की डायमेंशन हमें पता है L², और सेकेंड मतलब टाइम हो गया T, ठीक है।
तो यहां से जो डायमेंशन निकल कर आ रही है वो आ रही एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा mt⁻, क्योंकि ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 ऐड हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। समझ गया ना? ये वाला t ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1। और भी हमने पीछे बताया था कि अगर a⁻m है और a⁻n है तो इसका मतलब होता है a⁻m+n। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा -1, तो t⁻−2, t⁻−1 दैट इज t⁻−3। तो यहां पर e की जो डायमेंशन है वो mt⁻³ ली जाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ना कि ml² t-2। अब जैसे आपने किया था वैसे ही करेंगे, बस डायमेंशन e की ये रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4th वाला। ठीक है, हम लिख सकते हैं नाउ सिग्मा इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाई t⁴। तो सिग्मा की डायमेंशन e/t⁴ की डायमेंशन, e की डायमेंशन है mt⁻−3। ठीक है, और यहां से ये जो t है वो t ऊपर ले जाकर इसमें नहीं ऐड कर देंगे। ये t क्या है? ये t टेम्परेचर है, और टेम्परेचर है तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो k होगी, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा? k⁴। एंड देन हम लिखेंगे mt⁻−3 k⁻−4। ठीक है, तो mt⁻−3 k⁻−4 दैट इज 4th ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर। ठीक है, तो क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसीलिए हमने आपसे स्टार्टिंग से कहा था रिवीजन साथ में करते चलना, क्योंकि देखो रिवीजन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ऐसे कोई बैठ के रट तो पाओगे नहीं सारी चीजें। तो रिवीजन करते रहेंगे तो अपने आप ही सारी चीजें वो दिमाग में आ जाती, क्योंकि हमें प्रोसीजर, हमें टाइप्स देखने। तो आपको ये क्वेश्चन का एक अलग टाइप मिल गया कि हाँ ऐसे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन जिसमें अलग से आपको ऐसे कोई डेफिनेशन दे दी जाए और उसके बेसिस पर हमें डायमेंशन निकालना हो। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने किया, यही चीज अगले क्वेश्चन में है। तो ये नोट कर लिया ना सभी ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हो गया ना सभी का? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स n क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय। एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है n इक्वल टू -d n2-n1 अपॉन x2-x1, वेयर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर x equal to x1 and x2 respectively. Find dimension of d called as diffusion constant. ठीक है, आपको डिफ्यूजन के बारे में पता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट पता है, नहीं पता, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग डायमेंशंस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें उन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है ना, हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स का लो कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि जैसे हमें d की डायमेंशन निकालनी है, तो d की डायमेंशन निकालने के लिए हमें यहां पर बाकी चीजों को समझना पड़ेगा कि वो क्या दिया गया है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये जो एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू -d, ये हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। तो चाहे तो आप पूरा एक्सप्रेशन जैसे लिखा है वैसे लिखो, या हम क्यों लिखें जैसे, वो तो यहां पर लिखा ही है। हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है? d की। तो जिसकी डायमेंशन निकालनी होगी उसको हम लेफ्ट में रखेंगे और बाकी चीजों को राइट में। तो हम यहां से सीधे d लिखेंगे। ठीक है, d। तो d इज इक्वल टू जब लिखोगे तो ये इधर चला जाएगा और n2 और n1 आ जाएगा नीचे। ये n2-n1 है, ये n2-n2 लिख गया है, n2-n1। उसमें भी लिखा हुआ है क्या बुकलेट में? उसमें यही लिखा हुआ है n। हाँ, तो उसको करेक्ट कर लो, n2-n1 और x2-x1। तो हम लोग यहां से d लिखेंगे, तो d हो जाएगा यहां पर क्योंकि हमें डायमेंशन लिखनी है तो ऐसे निशान बना दिए गए d। ठीक है, तो d इज इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे n की डायमेंशन और x2 - x1 की डायमेंशन। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई n2 - n1 की डायमेंशन। ठीक है, माइनस साइन हमने छोड़ दिया क्योंकि माइनस की कोई डायमेंशन तो होती नहीं,
ठीक है, तो उसको डायमेंशन जब हमने ब्रैकेट बना दिया तो मतलब डायमेंशंस की बात करें तो नेगेटिव साइन का तो वहां कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया। तो समझ में आ गया ना कैसे लिखा गया, कि हमने डी लिखा तो इसको इधर ले गए, N2 और N1 को नीचे ले, N2 माइनस N1 को, ये आ गया। क्लियर हो गया। अब हमें एक एक चीज समझनी, यहां पर हर एक की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं एन पर। अब जैसे हमें अगर लिखना होता, हमें आपको समझाना ना होता, तो हम एक ही लाइन में ये अभी लिख देते, एन की डायमेंशन क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, और तीसरी लाइन में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें समझाना है आपको कि एक्चुअल में ये एन क्या है और कैसे इसकी डायमेंशन निकाली जाएगी, तो हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें कहा उसने क्या है, एन जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर होते तो नंबर की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, तब तो वो डायमेंशन लेस हो जाता। लेकिन उसने कहा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम। मतलब उसने एन की पूरी डेफिनेशन दी है कि एन क्या है। जैसे पिछले केस में दिया ई क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वैसे उसने कहा है एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यूनिट एरिया से क्रॉस होने वाले पार्टिकल्स का मतलब पर यूनिट एरिया। जैसे अगर आपसे कहा जाए यूनिट एरिया से 10 पार्टिकल क्रॉस हुए, तो आप यही तो कहोगे कि जो एन है वो क्या हो गया, मतलब 10 क्या हो गया, कि 10 पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, यही तो उसको हम बोलेंगे। जैसे यहां पर कुछ लोग, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान दो, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं गया है पर यूनिट एरिया, तो बाद में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, उनको लगता है कि ये तो लिख दिया उसने पर यूनिट टाइम, तो ये तो नीचे लिख दिया आपने, सही है, लेकिन इसमें तो उसने नहीं लिखा पर यूनिट एरिया। लेकिन उस लैंग्वेज को समझो तो उसका मतलब वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया को क्रॉस होने वाले पार्टिकल कितने हैं, एन। तो वो पर यूनिट एरिया ही तो हो गया ना, कि यूनिट एरिया से मतलब पर यूनिट एरिया कितने पार्टिकल क्रॉस हुए, एन। तो ये कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ऐसे इमेज, ऐसे डायग्राम से समझा देना। तो यहां पर मान लेते हैं ये यूनिट एरिया है, तो इससे क्रॉस होने वाले ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं जो इससे क्रॉस हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, एन। तो ये एरिया हो गया, यूनिट एरिया मान लेते हैं, और यहां से 1 सेकंड में इतने पार्टिकल्स क्रॉस होंगे, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन, ठीक है। तो हमारे पास एन के लिए डेफिनेशन क्या हो गई, एन की जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, तो उसी में लगा देंगे बाद में निशान। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यूनिट एरिया से क्रॉस होने वाले, यानी कि पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट टाइम। कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है, कि यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट एरिया से इतने पार्टिकल क्रॉस होंगे, और पर यूनिट टाइम इतने टाइम में, ठीक है। तो ये एन की डेफिनेशन हो गई। तो हमें डेफिनेशन से डायमेंशन निकालनी, तो हमने दोनों साइड में ये सिंबल बना दिया, ठीक है। अब नंबर की क्या कोई डायमेंशन होगी, नहीं, तो वो डायमेंशन लेस होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, 1। एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन टी। तो यहां से डायमेंशन ये ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा एल टू द पावर -2 एंड टी टू द पावर -1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, पहले इतना नोट कर लो, साथ में नोट भी करते चलो इतना, ठीक है। तो थोड़ा और क्लियर होता जाएगा, तो आगे वाले पॉइंट और अच्छे से क्लियर। ये जो है ये ऐसे करके साइड में लिख लेना, ठीक है, ऐसे। हाँ, नंबर पीछे लिखवाया गया था ना कि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन चूंकि एन सिर्फ नंबर अगर होता तो वो डायमेंशन लेस हो जाता, लेकिन वो सिर्फ नंबर नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट है। मतलब जैसे 100 पार्टिकल इतने एरिया से इतने समय में पास हो गए, तो 100 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन इन दोनों चीजों की डायमेंशन रहेगी, ठीक है।
इतना नोट कर लिया ना। अब इसमें n का काम तो हो गया, ठीक है। अब क्या है, x2 माइनस x1 n2 माइनस n1, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज पहले ही समझ रखी थी, जैसे हमने आपसे कहा था वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 और चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 सेम ही तो रहेगी। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आपसे कहते हैं कि v की डायमेंशन बताओ, तो आप कहेंगे lt माइनस 1, ठीक है, जो डायमेंशन हो जाएगी। और अगर हम कहते हैं v2 माइनस v1 की डायमेंशन बताओ, जिसको हम चेंज कह सकते हैं, तो भी तो lt माइनस 1 ही रहेगी कि जीरो हो जाएगी, नहीं होगी ना lt माइनस 1। कि अगर हम किसी वेलोसिटी से किसी दूसरी वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगी हमें। 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड किया तो 5 मीटर पर सेकंड मिल गया हमें, तो वो वेलोसिटी रहेगी, मतलब डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब चाहे हम v की डायमेंशन की बात करें, चाहे हम v2 माइनस v1 की डायमेंशन की बात करें, सेम डायमेंशन रहेगी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि ये जो n1 n2 है ये क्या है। n1 n2 भी तो समझना है ना। तो हम ऐसा नहीं कि ये n है तो वही n1 हो गया वही n2 हो गया, उसने n की डेफिनेशन अलग दी है और n1 n2 की डेफिनेशन उसने अलग दी है। जरा देखो क्वेश्चन में उसने कहा है वेयर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसने इसमें नहीं कहा कि वो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है, उसने कहा n1 n2 क्या है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि n1 n2 दोनों की डेफिनेशन डायमेंशन तो सेम होंगी, लेकिन वो डायमेंशन ये नहीं होंगी। तो वो डायमेंशन क्या है, n1 की डायमेंशन और n2 की डायमेंशन दोनों की सेम होंगी, और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन। तो नंबर की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं और वॉल्यूम की L क्यूब, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/L क्यूब, यानी कि n1 n2 की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी L टू द पावर -3। समझ गए ना। कहीं कोई डाउट हो तुरंत हाथ रेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर कि n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर की कोई डायमेंशन होगी नहीं, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब, तो ये हो जाएगा L टू द पावर -3, ठीक है। अब बचता कौन है, x1 x2। तो अगर n1 n2 की डायमेंशन L टू द पावर -3 है तो n2 माइनस n1 की डायमेंशन सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे अगर v वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 है तो v2 माइनस v1 की भी डायमेंशन lt माइनस 1 होगी, वैसे यहां पर n2 माइनस n1 की डायमेंशन भी यही रहेगी। x1 x2 तो डिस्टेंस है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो x एक्सिस पर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस ही तो माना जाएगा भाई। जैसे हम लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन, अभी इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे कहा था, समझाया था कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो जैसे यहां कंसंट्रेशन हाई है, आगे कंसंट्रेशन लो है, तो इधर से पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो x1 क्या है, डिस्टेंस ही तो होगी, x2 क्या है, डिस्टेंस ही तो होगी। तो पार्टिकल मान लिया यहां से यहां तक चले गए, x1 से x2 तक, तो x1 x2 तो मीटर ही हो गया, डिस्टेंस है तो क्या होगा, मीटर। वो हमें समझना था, यहां मेंशन नहीं है। एंड x1 एंड x2 ये कहा है फॉर x इक्वल टू x1 एंड x2, तो ये दिया नहीं गया है कि वो डिस्टेंस है, लेकिन वो यहां से क्लियर है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया को क्रॉस करके पार्टिकल आगे जा रहे हैं। जैसे अगर हम यहां पर खड़े हैं और हम थोड़ी देर के बाद चलकर यहां तक आ गए, तो डिस्टेंस हमारी बदल रही ना, ठीक है। हम वहां से मतलब पोजीशन एक तरह से हमारी चेंज हो रही, तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, x1 x2 क्या है, डिस्टेंसेस, और उसकी डायमेंशन क्या होगी, L। तो उसे तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब यहां पर सारी डायमेंशन हम लोग डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। n की डायमेंशन हमने क्या निकाली, L-2 T-1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, L। अलग अलग ऐसे कर देते हैं, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, L, और n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा, L टू द पावर -3, ठीक है। तो अब देखो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 और 4 - 2 मतलब 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा, L² एंड T-1, ठीक है। समझ गया ना, कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं था। तो L² T-1 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ गया ना, ये -3 था, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो +3 और +1 L टू द पावर 4 और 4, और ये है -2, तो 4 - 2 2,
तो L स्क्वायर T माइनस 1, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी। यही आंसर हो गया हमारा। तो हमने अभी आपको एक चीज तो बताई थी कि आंसर हमारा बस इतना ही 3 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर हम आपको ऐसे लिख कर नहीं देंगे तो आप फिर बाद में भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने ये लिखवा दिया आपको, ठीक है। बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, खुद ही आप समझ जाएंगे कि क्या लिखना है डायमेंशन में। जैसे यहां पर हमें इस क्वेश्चन में जो डिफ्यूजन कांस्टेंट डी है उसकी डायमेंशन निकालनी थी, तो हमने क्या किया, डी को लिखा n x2 माइनस x1 अपान n2 माइनस n1, ठीक है। अब हमें हर एक टर्म की डायमेंशन निकालनी थी, तो हमें उसने n को कहा था, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस पर यूनिट टाइम। मतलब n क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब वो हो गया 1, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन D, ठीक है। तो ये क्या हो गया, L टू द पावर -2 T टू द पावर -1। और N1 N2 उसने क्या कहा है पीछे क्वेश्चन में, N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम कर दिया, तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं, तो 1, और वॉल्यूम की L क्यूब, ये ऊपर जाएगा L टू द पावर -3। x1 x2 हो तो x एक्सिस पर जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस हो जाएंगी, मतलब उसकी डायमेंशन L हो जाएगी। तो ये चीज हमें पहले से पता है कि चाहे x1 की डायमेंशन देखो, चाहे x2 की, चाहे x2 माइनस x1, वो रहेगा तो सेम ही। तो इसकी डायमेंशन हो गई L। n1 की डायमेंशन देखो, चाहे n2 की, चाहे n2 माइनस n1 की, रहेगी सेम ही डायमेंशन, दैट इज L टू द पावर -3। n की डायमेंशन हमने जो निकाली वो रख दी, सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो यहां तक के जो क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े थे, वो यहां पर हो गए। तो हम लोगों ने यहां पर डेफिनेशन बेस्ड डायमेंशन भी देखी, और साथ में हम लोगों ने जो पहला टॉपिक था, मतलब जो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको यहां पर बताए गए, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे। देखो ये जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब यहां पर क्या है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो कन्वर्जन का मतलब कि एक सिस्टम कोई है उसको हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम सिंपल कन्वर्जन जो याद रखते हैं, जो हमें याद रखने पड़ते हैं, तो वो सिंपल कन्वर्जन क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 100, तो यानी कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन ही तो है, ये क्या है, कन्वर्जन ही तो है कि मीटर है एमके सिस्टम या एसआई सिस्टम बोल सकते हैं, और ये सीजीएस सिस्टम होता है जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। तो हम एमके सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में, ठीक। तो ऐसे ही और चीजें हम याद रखते हैं। जैसे अगर हमें 1 सेंटीमीटर पूछा जाएगा, तो जैसे 1 मीटर इतना है, अगर हमसे 1 सेंटीमीटर कहा जाता है तो हम 10 टू द पावर -2 मीटर कर देते हैं। तो मतलब मीटर को सेंटीमीटर में तो 10 टू पावर +2, और अगर हम सेंटीमीटर लिखें तो ये इधर आ जाएगा, तो वो 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। ऐसे जैसे हम किलोग्राम की बात करते हैं कि अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो वो होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम। और अगर हम यहां पर 1 ग्राम की बात करें, से यहां पर जी से थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो हम जीएम लिख दे रहे हैं। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, जीएम मतलब ग्राम है, ठीक है, जी ग्राम। तो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम तो ये 10 टू पावर 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो ये तो वो कन्वर्जन्स हैं जो हमें याद होते हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने ही पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं कि 1 सेंटीमीटर लिखना है इतना लिख दिया, 1 ग्राम लिखना है इतना लिख दिया, या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा। तो आपको अगर याद है तो बढ़िया है, क्योंकि ये तो याद ही होना चाहिए। और अगर नहीं भी याद, क्योंकि ये तो मुझे लगता है 2nd 3rd लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये सब कन्वर्जन्स वगैरह थोड़े बहुत बताए जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम हमें पिछले क्लास का याद नहीं है, बता रहे 2nd 3rd में पढ़ा था, लेकिन वो चीजें यूज होती रहती ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें याद होनी चाहिए हमें। नहीं याद है अगर आपको तो याद करना पड़ेगा, लिखना हो तो लिख लेंगे अपना, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वर्जन। तो पहले हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे अगर हम देखें डायमेंशंस में तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो इसी टॉपिक में होती है। अगर उसको
पूरे टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको इस टॉपिक में होती है। और उसमें कई लोग यही नहीं, वो शुरू से आखिरी तक यही हमसे पूछते रहते हैं, सर पहला सिस्टम क्या होगा, दूसरा सिस्टम क्या होगा। उनको यही नहीं समझ में आता है फर्स्ट सिस्टम सेकेंड सिस्टम। तो अब प्रॉब्लम कहां पर है, क्या है, वो समझो पहले। सबसे पहली बात कि यहां पर प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स के टाइप नहीं पता है। इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो अगर आपको पता हो गए तो आपके लिए ये टॉपिक जो है सबसे आसान हो जाएगा, सबसे इजी टॉपिक हो जाएगा पूरे डायमेंशंस में। लेकिन अगर आपने उन टाइप पर ध्यान नहीं दिया, जो कि नॉर्मली लोग नहीं देते हैं, उनको लगता है कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो एक ही तरीके से हमें करना है, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। उसमें हमें थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है। तो पहले हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि उनके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो वो टाइप जो जो हैं वो हमें अभी समझने रहेंगे क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। पहले हम सिंपल सी बात कर लें कि कन्वर्जन का जो मतलब है वो हमें समझ में आ गया। और अगर हम एक सिंपल वे में चलें तो इसका एक तरीका रहता है कि बस ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे और ये जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उतना करने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो वो क्यों नहीं होते हैं, मेन मुद्दा ये है हमारा, ठीक है। तो पहले तो हम इसका एक फार्मूला डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद हम समझाते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक है। तो अभी हम लोग कन्वर्जन तो समझ गए कि एसआई सिस्टम से सीजीएस में जाना है, एमकेएस से सीजीएस में जाना है, सीजीएस से एमकेएस में जाना, या कोई भी सिस्टम हो सकता है, कुछ भी बनाया भी जा सकता है। तो वो सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें काम क्या होता है कि चूंकि दो सिस्टम्स हैं इसीलिए डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको कोई भी जनरल डायमेंशन दे दी गई, मान लिया m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। जैसे अगर हम फोर्स को कन्वर्ट करेंगे किसी भी सिस्टम में, चाहे वो एमकेएस में है तो सीजीएस में करो, चाहे सीजीएस में तो एमकेएस में करो, तो क्या फोर्स बदल जाएगा, क्वांटिटी बदल जाएगी, रहेगा तो फोर्स ही। अगर फोर्स को चेंज करोगे तो फोर्स में ही चेंज कर सकते हो। वो फोर्स को चेंज करके हम मास नहीं बना सकते हैं, या एक्सेलेरेशन को चेंज करके हम वेलोसिटी नहीं बना देंगे। एक्सेलेरेशन को कन्वर्ट करोगे तो एक्सेलेरेशन ही रहेगा, फोर्स को कन्वर्ट करोगे तो फोर्स ही रहेगा। इसका मतलब जो डायमेंशन है वो फिक्स है, चाहे एमकेएस सिस्टम में हो चाहे सीजीएस सिस्टम हो। जैसे इसीलिए मैंने ये समझाया था ना आपको कि क्यों डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि एमकेएस सिस्टम में फोर्स की डायमेंशन क्या होगी या सीजीएस सिस्टम में फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन होता है? नहीं होता है, क्योंकि डायमेंशन फोर्स की ml t टू द पावर -2 ही रहती। तो ऐसे कोई भी जनरल डायमेंशन देख ली गई, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। अब आप एक चीज पर गौर करो, अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो आप देखो यूनिट तो बदल ही रही, लेकिन साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल रही। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, वो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 बताया गया था ना। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मतलब है वो उसके बराबर। लेकिन अगर यूनिट छोटी है, यूनिट अगर छोटी, जैसे सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और अगर यूनिट बड़ी है मीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 1 हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u समझाया गया था। क्योंकि अगर यहां पर 1 मीटर की रॉड है तो चाहे उसको 1 मीटर बोलो, चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो, चाहे 1000 मिलीमीटर बोलो, उसकी लेंथ नहीं चेंज होगी। लेंथ जितनी है उतनी ही रहेगी। वो बोलने का तरीका है कि अगर हम छोटी यूनिट यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी सिस्टम लेते हैं, मान लिया पहला सिस्टम ले रहे हैं तो जिसमें सिंबल्स अलग है, जैसे इसमें देखो सिंबल m है और इसमें सिंबल क्या है, cm है। यहां पर सिंबल क्या है, kg, और यहां पर क्या है, ग्राम। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर पहला सिस्टम है तो उसमें सिंबल्स हम m1 l1 t1 ले रहे हैं जनरल फॉर्म में, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही तो उसको हम n1 ले रहे हैं। दूसरे सिस्टम में हम m2 l2 और t2 ले रहे हैं सिंबल्स, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गई, वो क्या हो गई, n2, ठीक है। तो सिंबल्स चेंज हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। अब हमें ये पता है कि भले ही ये चीज और ये चीज में न्यूमेरिकल वैल्यूज और सिंबल्स बदल रहे हैं, लेकिन 1 मीटर होगा तो 100 सेंटीमीटर के बराबर ही, यानी कि n1 u1 n2 u2 के बराबर ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं n2 u2 इज इक्वल टू n1 u1, ठीक है। अब हम लोग यहां पर n2, अब n2 इज इक्वल टू हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर n2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं n1 और u1 डिवाइडेड बाई u2, ठीक है।
मतलब ये पहले सिस्टम में यूनिट और ये दूसरे सिस्टम में यूनिट। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग यहां पर लिखेंगे N1, ठीक है। U1 हम लोगों ने ये चीज समझी थी, ठीक है, पहले ही, कि अगर किसी की डायमेंशन पता है तो हम उसकी यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम U1 लिख रहे हैं तो हम ये वाले सिंबल्स यूज करेंगे। U1 का मतलब पहला सिस्टम, तो पहले सिस्टम में सिंबल्स क्या है, M1 L1 T1। तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, M1, पावर्स वही रहेंगी क्योंकि हमने अभी बता दिया डायमेंशन नहीं बदलेगी। तो M1A, L1B और T1C, ठीक है। ये U1 की वैल्यू हो गई। और ऐसे U2 लिखना है तो क्या हो जाएगा, M2A, L2B एंड T2C। क्योंकि हमने भी क्या डिस्कस किया था कि अगर फोर्स को कन्वर्ट करेंगे तो फोर्स ही रहेगा, मतलब डायमेंशन नहीं बदलेगी, बस सिंबल्स बदल जाते हैं। इधर M है तो इधर सेम है, तो मतलब सिंबल्स बदल जाएंगे। तो U1 में सिंबल M1 L1 T1 और U2 में M2 L2 T2 रख देना है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या आ गया, N2 इज इक्वल टू N1। अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसे ये भी पावर A है और ये भी पावर A है, तो M1 अपान M2 की पावर क्या हो जाएगी, A, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे M1 अपान M2, पावर लिखेंगे A, L1 अपान L2, पावर क्या हो जाएगी, B, ठीक है। और ऐसे ही T1 अपान T2, M1 M2 को एक में कर लिया, L1 L2 को एक साथ, T1 अपान T2 को एक साथ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, T1 डिवाइडेड बाई T2 टू द पावर C, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फार्मूले की तरीके से आ गया। तो कैसे इसका यूज करना है वो भी हम थोड़ी देर बाद आपको सिखाएंगे। तो पहले आप इतना नोट करो। अब देखो हम लोग एक काम करेंगे, एक तो सीधा सीधा कन्वर्जन होता है MKS टू CGS और या फिर CGS टू MKS। तो हम लोग अगर यहां पर चाहें तो जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसको ना हम याद करें ना हम लिखें, हम लोग डायरेक्टली यहां पर जो भी ये है ऐसे ही हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो यहां पर तो MKS टू CGS या CGS टू MKS के लिए हम लोग एक यहां पर शॉर्टकट डेवलप कर सकते हैं। तो उस शॉर्टकट का यूज करके हम यहां पर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसका शॉर्टकट बना लेते हैं। तो अगर आपका मन करे तो आप उसको याद कर लेना, वरना नहीं याद करोगे तो थोड़ा सा, जैसे होता क्या है कि ट्रिक्स सीखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहां पर कैसे भी स्टूडेंट कुछ भी कैसे भी जिसको शॉर्ट ट्रिक पता है कैसे भी पता है, ठीक है, तो वो उसी का यूज करेगा अगर उसके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो आप पता लगा बड़े मेथड से निकाल रहे हैं, उसने छोटे मेथड से वही चीज निकाल ली, तो दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों के आंसर्स तो सही होंगे, लेकिन जिसने छोटे मेथड से निकाला, ट्रिक से निकाला, वो कम समय में वो काम करेगा और जिसने बड़े मेथड से निकाला वो ज्यादा समय लेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज की कोई ट्रिक पॉसिबल है, ठीक है, तो हम उस ट्रिक का यूज करेंगे और उस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए बताने जा रहे हैं कि अगर सीधा कन्वर्जन है मतलब MKS टू CGS, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको यह देखना है कि यहां पर पहला सिस्टम क्या होगा और दूसरा सिस्टम क्या होगा। तो जैसे हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछें 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी ने जवाब दे दिया कि हाँ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू, तो हम आपको पहला सिस्टम ही तो पूछ रहे हैं ना, पहले को कन्वर्ट करना है आपको किसे, दूसरे सिस्टम में। मतलब जो आपको दिया जा रहा है वो फर्स्ट सिस्टम हो गया और जिसमें आप आंसर बता रहे हैं वो क्या हो गया, सेकंड। जैसे अगर हमने कहा 1 मीटर इज इक्वल टू, आपने कहा 100 सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया, पहले सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम आपसे पूछते 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, तो ये पहला हो जाता, ये दूसरा। मतलब जो हम आपको देंगे वो पहला सिस्टम और जिसमें आप कन्वर्ट करके बताओगे वो दूसरा सिस्टम। तो अगर हम बात कर रहे हैं MKS टू CGS की, तो यहां पर जो ये MKS है वो हमारा बनेगा पहला सिस्टम, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी N1, ठीक है, या ऐसे हम लिख देते हैं पहला सिस्टम, मतलब ये हमारा बनेगा पहला सिस्टम और जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे वो हमारा क्या बनेगा, दूसरा सिस्टम। तो हम MKS से CGS में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा गया है वही चीज हम लोगों को लिखना है फिर से कि N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपान M2
पावर a, L1 upon L2 पावर b एंड T1 upon T2 पावर c। ठीक है, ये लिखा हमने। तो यहां पर जो ये N1 है वो तो हमें पता नहीं, हम तो जनरल फॉर्म में बना रहे हैं, तो वो तो बात की बात है जो हमें दिया जाएगा। ठीक, एबीसी भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हो सकता वो एक्सलेशन को कन्वर्ट करे या हो सकता वो फोर्स को कन्वर्ट करे, तो जिसकी भी डायमेंशन होगी वो हम यूज कर लेंगे। अब M1 पहला सिस्टम हमारा क्या है, MKS। अब यहां ध्यान दो, लिखो नहीं, छापने पे ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, वो उसके लिए हम टाइम दे देते हैं ना। ठीक है, तो ये अपनी हैबिट सुधार लो। जैसे जब हम समझाते हैं तो कुछ लोग लिखना भी शुरू कर देते हैं, इतना भी फास्ट नहीं होना है। अगर आप लिखने पर ज्यादा फोकस करोगे तो समझ में कम आएगा। तो समझना पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जैसे ही हम फिनिश करें, ठीक है, वैसे आप वहां पर स्टार्ट कर दो। ठीक है, या जब हम समझा ना रहे हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, उस समय आप लिख सकते हैं। तो जब समझा रहे हैं तो उस समय समझने पर फोकस करो कि क्या बताया जा रहा है, वरना फिर आपके कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट दिमाग पे सेट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे हमने क्या कहा, M1 ये पहला सिस्टम है ना, तो M के सिस्टम में M1 का मतलब मास, तो मास का मतलब किलोग्राम। ठीक है, M के सिस्टम में तो हम यहां पर रखेंगे किलोग्राम। नीचे M2 है CGS सिस्टम, मतलब हम रखेंगे ग्राम, तो यहां पर हमने रखा ग्राम और पावर यहां पर लगा दी A। ठीक है, ऐसे ही फिर यहां पर पहले L1 क्या है, पहला सिस्टम, यानी कि MKS मतलब मीटर, तो ये मीटर हो गया और ये सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहां पर मीटर और यहां लिखेंगे सेंटीमीटर। पावर हो गई यहां पर B। MKS और CGS दोनों ही सिस्टम में टाइम सेकंड में ही रहता है, तो ऊपर भी सेकंड और नीचे भी सेकंड, तो दोनों जगह सेकंड लिखा और पावर लिख दिया C यहां पर। ठीक है, अब हम इसमें वही चीज यूज करेंगे जो यहां पर अभी आपको बताई गई थी। ठीक है, तो हम इसे एक जैसा बनाएंगे तभी वो कैंसिल हो पाएंगे। तो जैसे जो किलोग्राम है उसको हमें पता है 10 टू द पावर 3 ग्राम, अभी पीछे बताया गया ना, 1 किलोग्राम 10 टू द पावर 3 ग्राम और 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, आंसर एक ही आना। तो जो आसान है हमारे लिए वही हम करेंगे, 1 किलोग्राम लिखेंगे। तो हम यहां पर आगे लिखते हैं N2 इज इक्वल टू N1, किलोग्राम की जगह 10 टू द पावर 3 ग्राम एंड डिवाइडेड बाई ग्राम टू द पावर A। ठीक है, और ऐसे ही मीटर ऊपर है तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, पावर क्या हो गई B। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड सेकंड कैंसिल ही हो गया, और 1 की पावर कुछ भी लिखोगे 1 ही रहेगा वो, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो कैंसिल हो गया दोनों। तो किलोग्राम की जगह 10 टू पावर 3 ग्राम और मीटर की जगह 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, अब ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो जरा देखो क्या आ रहा है, N2 इज इक्वल टू N1 10 टू दी पावर 3 और ये A आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3A, और 10 टू दी पावर 2B। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दोनों जगह ऐसे लिखा है A टू दी पावर M A टू दी पावर, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे N2 इज इक्वल टू N1 10 टू दी पावर 3A प्लस 2B। ठीक है, कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको याद करो, लेकिन आप सोचो कि अगर आपका कोई कन्वर्जन आपका क्वेश्चन में सीधा सीधा है MKS टू CGS या CGS टू MKS, ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको इतना लिखना पड़ेगा ही। मान लिया ये स्टेप आपने नहीं लिखा, डायरेक्ट आपने यूनिट्स रख दी, तब भी आपको उतना लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट पता है, लेकिन ये शॉर्टकट कब यूज होगा, जब सिर्फ MKS टू CGS होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, सीधे N1 रखा है A और B, और A और B क्या है, M की पावर है और L की पावर है, उसी को जैसे यहां जो डायमेंशन है उसमें M की पावर L की पावर, उसी को तो हम A और B कहेंगे। ठीक है, तो बस आपने A और B की वैल्यू रखी, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हम सब पर करेंगे तो वो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, तो इसलिए ये चीज आपको बताएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप सीजीएस टू एमकेएस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वैसे रहेगा। चेंज कहां पर आएगा, जहां पर आपने प्लस लिखा वहां क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, जब आप सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी लिख लेंगे वहीं। तो ये एमकेएस टू सीजीएस और सीजीएस टू एमकेएस के लिए हो गया शॉर्टकट। मतलब अगर कोई क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया एमकेएस टू सीजीएस या सीजीएस टू एमकेएस कन्वर्ट करो, तो आप इसी का यूज करो, इससे बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे कभी भूल जाता है कि यार सीजीएस टू एमकेएस में पावर माइनस में था कि उसमें पावर माइनस में था, तो आप ये चीज तो याद ही है ना आपको। जैसे आप खुद देखो यहां पर, जब आप सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऊपर पावर क्या आ रही, माइनस। जब सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर रहे हो तो पावर क्या आ रही, माइनस। और जब एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हो तो पावर क्या होती, प्लस। तो मतलब इसके बेसिस पर, जैसे कभी अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए फार्मूले में, तो आप इसके बेसिस पर याद रख सकते हैं कि बड़े को जब छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर प्लस में है, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर माइनस में है। तो इस बेसिस पर फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं कि जब आप एमकेएस से सीजीएस जा रहे हैं तो पावर प्लस में रहेगी, सीजीएस से बड़े छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो जैसे कहीं पर कुछ चीज कंफ्यूज होने वाली होती है तो थोड़ा सा कुछ बैकअप में अपने बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि प्लान की अगर कुछ भूलेगा तो कहीं से हम उसको मैच करा लेंगे, जिससे कि हमें पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, अब देखो यहां तक होने के बाद, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इतना समझ में आने के बाद भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप तो ये तब फायदा क्या हो पढ़ने का। तो क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि कुछ अलग से हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, क्वेश्चंस इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि क्वेश्चंस के अगर आप टाइप को ध्यान नहीं दोगे तो आपको ये उसमें समझना रहेगा कि कब हमें किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे, अप्लाई यही करना है। बट इसमें एक जैसे एक जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 में ये अप्लाई हो जाता है, तीसरे में भी अप्लाई हो जाएगा, तीनों में यही चीज अप्लाई होगी। लेकिन उसमें होता क्या है कि उसका एक टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें जब हम ये अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। तो अब मेन पॉइंट क्या है कि हमें यहां पर इतना करने के बाद भी क्वेश्चन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के टाइप नहीं पता होते हैं। तो उन टाइप्स को समझो कि क्वेश्चंस के टाइप क्या है, तभी आप कर पाएंगे। मतलब कन्वर्जन में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन अब लिखना नहीं है कुछ तुम्हें, बस ऐसे समझना है। क्वेश्चन टाइप्स, मन करे तो जगह हो वहां पर लिख लेना बाद में, लेकिन पहले समझ लो, ये लिखने वाली चीज नहीं, ये समझने वाली चीज। एक टाइप का क्वेश्चन जो होगा, मतलब जो टाइप 1 क्वेश्चन होगा, उसमें सीधा सीधा होगा कि एमकेएस आपको दिया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, या सीजीएस दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करना है एमकेएस में। तो ये तो अब समझ में आ जाएगा ना, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एमकेएस सीजीएस या सीजीएस को एमकेएस में। तो अगर ऐसा है तो आपके पास सीधे सीधे ये मेथड्स बता दिए गए, इनका आप यूज कर लेंगे। समझ गए ना, उसमें पूरा डेरिवेशन मत करो, इसको याद रखो और इसको सीधे यूज करो बस। ठीक, तो एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप इसमें जो क्वेश्चन का पूछा जाता है कन्वर्जन में, उसमें वो आपसे यहां पर क्या कहेगा दूसरे टाइप में, ये क्या होगा, दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन का, उसमें क्या पूछा जाता है टाइप 2 में, उसमें वो आपको कोई एक सिस्टम देगा बनाकर, ठीक है, और किसी दूसरे सिस्टम में उसे हमें लेकर जाना है। तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा टाइप 2 में कि आप यूनिट बताओ, यूनिट और न्यू यूनिट। मतलब चाहे वो यूनिट लिख दे या न्यू यूनिट लिख दे, बात एक ही है। ठीक है, न्यू यूनिट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, उसमें वो ये नहीं कहेगा कि इसको सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करो, उसमें कहेगा कि यूनिट, या वो यूनिट की बजाय न्यू यूनिट भी लिख सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, यूनिट हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। मतलब हमें दूसरे सिस्टम में यूनिट बतानी है किसी चीज की, एक चीज आपको दी जाएगी। ठीक है, और जो तीसरा टाइप होता है टाइप 3, उसमें वो हमसे कहेगा वैल्यू बताओ, और या फिर वो कहेगा न्यू वैल्यू बताओ। दोनों का मतलब एक ही रहेगा, न्यू वैल्यू, इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो हम यहां भी आपसे अब बार बार वही चीज, एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर आप जो हम बता रहे हैं, अगर आप वो चीजें याद नहीं रखेंगे जो यहां पर हम समझा रहे हैं, तो इस वाले टॉपिक में
आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी शुरू से लास्ट तक। जब भी कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये तीनों बातें याद रखी कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हम तुरंत क्वेश्चन समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। हम तीनों के लिए आपको अलग अलग तरीके बता रहे हैं, बस यही 3 मेथड होंगे, या तो ये कहेगा या ये कहेगा, ये 3 ही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो तीनों टाइप तुम्हें दिमाग में रखने होंगे। अब आप सोचो हम सब में ये लगा ले, तो सब में आप ये लगाने को तो लगा सकते हैं आप, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज रहोगे। हमेशा हमेशा कंफ्यूजन होगा तुम्हें कि यार इसमें पहला सिस्टम क्या रखे, दूसरा, किसी में समझ में आएगा किसी में नहीं आएगा, तो किसी में फंसोगे किसी में निकल जाओगे, तो आप सोचोगे यार क्वेश्चन सही से हो नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके बिल्कुल वैसे क्वेश्चन मिल गया जैसा सोच रहे हो तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा उसने घुमा दिया तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये चीज याद रखी कि हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, पहले टाइप में जो सीधा सीधा है उसमें आपको सीधे सीधे ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो टाइप 2 है उसके क्वेश्चंस में क्या होगा, यूनिट या न्यू यूनिट। तो अगर वो ऐसे पूछेगा तो हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर उसने वैल्यू या न्यू वैल्यू पूछी तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो आपको याद रखना होगा। तो जब यूनिट या न्यू यूनिट पूछेगा तो उसका मेथड ही अलग हम बताएंगे, क्योंकि यूजुअल मेथड जो है उससे कराएंगे तो वो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हम इसका एक अलग ट्रिक से आपको कराएंगे, और वैल्यू या न्यू वैल्यू को हम सीधे सीधे जो अभी पीछे बताया है उसी से हम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग तीनों तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इन बातों को आपको ध्यान रखना। मर्जी आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, कि जिससे आपके दिमाग में रहे कि कौन से 3 टाइप होते हैं यहां पर क्वेश्चंस के। हमेशा इस टॉपिक के क्वेश्चंस करते समय आपको ये 3 बातें अगर दिमाग में रहेंगी, कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। बहुत आराम से क्वेश्चन, जैसे आपको यूनिट या न्यू यूनिट पूछेगा आप तुरंत समझ जाएंगे हमें क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है हमें टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन है उसी टाइप से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। वैल्यू या न्यू वैल्यू पूछेगा तुरंत समझ जाओगे। ये भूल गए तो आप सब में एक ही चीज अप्लाई करोगे, क्वेश्चन होगा नहीं आपका, ठीक है। तो सबसे पहला जो दिया गया है वो टाइप 1 के ही 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग आते हैं। The surface tension of liquid is 70 dyne per second. It may be expressed in MKS as. तो जैसे उसने कहा यहाँ पर कि जो सरफेस टेंशन, अब जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं अभी सरफेस टेंशन तो हमें पता ही नहीं है तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन तो यूनिट से भी आ जाएगी, कोई जरूरी थोड़ा कि हमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए। देखो उसने क्या दिया, सरफेस टेंशन कितना है 70 डाइन का मतलब 4, डाइन का मतलब डायन नहीं, ठीक। डाइन का मतलब क्या होता है, मतलब फोर्स है वो, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mlt-2, और सेंटीमीटर मतलब लेंथ। तो डायमेंशन तो आ गई और हमें डायमेंशन ही चाहिए होती। तो यहां सवाल ये उठता है कि वो क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। उसने कहा सरफेस टेंशन जो है वो 70 डाइन पर सेंटीमीटर है और इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाए एमकेएस में। तो ये दोनों सीजीएस के सिस्टम के है ना, डाइन और सेंटीमीटर दोनों सीजीएस में है, और कन्वर्ट किस में करना है, तो हमें सीजीएस टू एमकेएस जाना, मतलब हमारा सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले टाइप वाला। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टाइप 1 वाला है क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 का ये क्वेश्चन है। अब टाइप 1 का क्वेश्चन हो चाहे जो भी टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो हमें डायमेंशन ही चाहिए होती, तो हम सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालेंगे। सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो हमें डायमेंशन चाहिए सरफेस टेंशन की, तो हम ऐसे लिख देते हैं यहां पर F/L हो गया। F मतलब क्या हो जाएगा ml-t-2 और नीचे हो गया L, तो यहां पर आ जाएगा m और t-2, ठीक है। L तो कैंसिल हो जाएगा। तो जरा बताओ A की वैल्यू कितनी 1, और B की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। -2 तो नहीं लिख देंगे, मैंने इसलिए उसको बीच में छोड़ दिया जगह, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को देखो तो उसमें क्या था m⁴A, L⁴B और T⁴C, मतलब जो टाइम की पावर है वो तो कैंसिल ही हो गई थी, फार्मूले में कहीं आ ही नहीं रहा था, सिर्फ A और B। तो ऐसा नहीं कि यहां पर इसकी पावर हमने A ले लिया तो जो बचा उसको B ले लिया, जो नहीं है यानी कि L नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी 0, ठीक है। तो हम लोग यहां से देखेंगे इस डायमेंशन को देखकर m की पावर क्या है 1, तो यानी कि A = 1 हो गया, और L की पावर क्या है 0, यानी कि B की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है।
अब हमें MKS टू CGS जाना है, सॉरी CGS टू MKS जाना है, तो हमें यहां पर कन्वर्जन पता ही है, CGS टू MKS, उसमें क्या होता है N2 इज इक्वल टू N1 10 टू द पावर प्लस या माइनस, CGS छोटे से बड़े में जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3A प्लस 2B, ठीक है। N1 क्या है, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, जो पहले सिस्टम, जैसे हमने पूछा 1 मीटर इज इक्वल टू, तो आपने कहा 100 सेंटीमीटर, तो जो हमने पूछा है 1 मीटर, तो 1 क्या है N1 मतलब पहला सिस्टम, तो हमें उसने पहला सिस्टम CGS में दिया है, उसमें वैल्यू क्या दी है 70, तो N1 की जगह रखेंगे 70 और इंटू 10 टू द पावर माइनस A की जगह रखना है 1 तो हो जाएगा 3 और B की जगह रखना है 0 हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या फिर जैसे 7 में लिखा गया है, तो हम लोग यहां पर ये सब चीजें तो स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आप इसको 7 लिखेंगे तो एक तरह से 10 से आप डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाकी ये सब पावर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट बता ही चुके हैं, तो ये 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिट तो चूंकि जब आपने MKS में कन्वर्ट किया है, तो जहां डाइन था वहां न्यूटन हो गया, जहां सेंटीमीटर था वहां पर मीटर हो जाएगा। तो ये वाला तो टॉपिक आसान है, मतलब कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया तब तो हमें पता ही है कि क्या करना है, डायमेंशन लिखो, M की पावर को A लिखेंगे, L की पावर को B लिखेंगे और सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, जो दिया जाएगा वो N1 होगा, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। टाइप ध्यान रखोगे तो हमेशा आपको कोई टेंशन होगी नहीं, बस आपने वहां देखा जो टाइप मिला उसी टाइप से आप क्वेश्चन करते चले गए, ठीक है। जैसे अब ये वाला देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज, मान लिया यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, यंग्स मॉडुलस आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि आगे तो हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसकी डायमेंशन ये यूनिट को देखकर बता सकते हैं। वैसे हमने यंग्स मॉडुलस का आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन आप देखो उसकी डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के बराबर ही तो होती, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल और नीचे आता है स्ट्रेन मतलब विकृत, विकृत की कोई डायमेंशन होती नहीं, और जो स्ट्रेस है उसकी डायमेंशन प्रेशर की होती। आप देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो है, तो इसका मतलब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यंग्स मॉडुलस को हम लोग Y से डिनोट करते हैं और उसकी डायमेंशन क्या हो गई ml-1 T-2, जो प्रेशर की डायमेंशन है वही होगी। इसके बेसिस पर हमने समझ लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब प्रेशर, ठीक है। अब अगर ये हो गया तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कहा कि ये क्वेश्चन भी हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 ही है। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस उसने दिया है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब MK सिस्टम में, और उसने कहा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ मतलब CGS सिस्टम में, मतलब आपकी कन्वर्जन है MKS टू CGS, ठीक है। तो यहां पर जो M की पावर है वो है A दैट इज 1 और B की पावर है -1, C से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं MKS टू CGS, यहां सब लिख लेंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ लिखने के टेस्ट में जरूरत नहीं रहती है। N2 इक्वल टू N1। अब देखो MK से CGS, जब हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो पावर प्लस में रहेगी, तो हम यहां पर लिखेंगे 10 टू द पावर 3A प्लस 2B, ठीक है। वैल्यूज डालते हैं, N1 जो हमें दिया गया है वैल्यू वही रहेगा 19 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10, पावर रखेंगे A रखेंगे तो 3 इंटू 1 तो 3 ही रहेगा, और B की वैल्यू -1 तो -2 हो जाएगा, 3 - 2 1, 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 11, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 2 और टाइप 3 थोड़ा सा और समझने वाले हैं, तो आज तो टाइम हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे उस पर बात करेंगे टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस, और फिर जो इसका लास्ट टॉपिक बचेगा जिसमें हम रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं वो वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है।